गांव के चाउमीन। गांव में चाउमीन का चलन अभी अच्छे से नहीं आया था, लेकिन सुरेश शहर से चाउमीन बनाना सीखकर गांव में ठेला लगाता है। अरे ये केचुआ है क्या भैया? कैसे खाया जाता है? अरे नहीं नहीं, ये चाउमीन है। चाउमीन शहर में खाया जाता है। कितने की दे रहे हो सुरेश? 10 रुपए की प्लेट भरकर। तभी वहां शहर से पढ़ा एक लड़का आता है। जरा एक प्लेट चाउमीन तो देना। सुरेश उसे चाउमीन देता है। उसे चाउमीन खाता देख गांव वाले भी उससे चाउमीन ले लेते हैं और खाने लगते हैं। अरे वाह सुरेश भैया, कमाल की बनाए हो। 2 प्लेट मेरे बच्चों के लिए भी पैक कर दो। बस फिर क्या था, सुरेश का ठेला लगता है और चाउमीन खरीदने वालों की लाइन लग जाती है। तभी वहां से गांव का साहूकार होकर गुजरता है। और ये क्या भीड़ लगी है? लगता है झगड़ा हो गया है गांव में। चलूं मैं अभी तो मजे ले लूं। अरे कहाँ है, इतनी भीड़ लगी है यहाँ? लड़ाई हो गई है क्या? अरे साहूकार साहब, ना ना ना, कोई लड़ाई ना हुई है। ये तो सुरेश की दुकान है चाउमीन की। हम लोग चाउमीन खाने आए हैं, आप भी खाइए ना। साहूकार चाउमीन खाता है और सुरेश की तरफ देखता है, जो सारे दिन के पैसे गिन रहा होता है। अरे सुरेश, क्या लागत है इस काम की? अरे साहूकार जी, आप अब आए हैं तो ये पूरे 10,000 रुपए ले जाइए, जो पिछले साल शहर जाने से पहले आपसे लिए थे ना। लागत तो क्या कहे, जो आपने दिया था उसी में सीखा भी है और दुकान भी खोल ली। अरे पैसे इतने जल्दी क्या जरूरत थी? कैसे जरूरत नहीं थी साहूकार जी, इतना मोटा ब्याज कहाँ से भरते। साहूकार को अब सुरेश की दुकान को हड़पने की लालच आ जाती है। नाना करते ये सारे दिन में 500 रुपए कमा ही लेता है। अरे गांव में ये ऐसे ही कमाता रहा तो कहीं ब्याज का काम ना शुरू कर दे। अरे भैया, कोई ना कोई जुगाड़ तो करना पड़ेगा। अब साहूकार घर आ जाता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। हाँ जी, ये तो मैंने भी सुना है कि सुरेश के हाथ की चाउमीन नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया। अरे हाँ हाँ, सही ही कहते हैं। मैं अभी खा कर ही आ रहा हूँ। अरे भाग्यवान है, कितना अच्छा हो ना अगर वो पैसा हम लोगों को मिल जाए। क्यों? हैं? हाँ, वो तो है, लेकिन कैसे? हम लोगों को तो चाउमीन बनाना आता ही नहीं है। साहूकार और उसकी बीवी अब रोज चुपके से सुरेश के घर जाते हैं और खिड़की से उसे चाउमीन बनाते देखते। अब क्या था, दोनों को चाउमीन बनाना आ जाता है। फिर एक रोज, और सुरेंद्र, तुझे साहूकारनी ने बुलाया था। बोल रही थी कि बेटे के जन्मदिन में 10 किलो चाउमीन का ऑर्डर देना है। बना दोगे ना? अरे हाँ हाँ साहूकार जी, मैं जरूर बना दूंगा। कब देना है घर में 10 किलो चाउमीन? अरे वो तो तू घर आकर बता कर लेना, मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, शाम को काम निपटा कर आ जाता हूँ। सुरेश साहूकार के घर जाता है, लेकिन वहां मियाँ बीवी मिलकर उसे बंधक बना लेते हैं। अरे मुझे क्यों बांध रखा है? मुझे छोड़ दो। आज से तेरा ठेला मैं लगाऊंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। साहूकार एक आदमी को सुरेश की निगरानी में लगा देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन, अरे साहूकार जी, आप कब से चाउमीन बेचने लगे और अपना ये सुरेश कहाँ गया? अरे वो तो शहर गया है, उसका कोई काम निकल आया था। बोल रहा था कि जब तक वो ना आए तब तक मैं ही उसके ठेले का काम कर दूं। पैसे भी तो बहुत उधार ले रखे थे उसने। लगता है कर्जा भरने के डर से भाग गया है। अरे पर वो तो बोल रहा था कि उसने सारा कर्जा उतार दिया है, और वो क्यों भागेगा? इतना तो कमा रहा था। अरे मुझे क्या पता। अरे चाउमीन खाना है तो बोलो, नहीं तो भागो यहाँ से। अरे हाँ हाँ, दे दो दे दो। अब तो चाउमीन खाना पूरे गांव के लोगों के लिए आदत ही बन गया है। ना खाओ तो नींद ना आए। हाँ हाँ, तो लो और निकालो 50 रुपए। 50 रुपए क्यों? सुरेंद्र तो 10 रुपए में देता था। अरे वो पागल था, मैं थोड़ी ना हूँ। गांव वाले, जिनको चाउमीन की लत लग गई थी, वो करते भी क्या? दे दो,
और ये लो 50 रुपए। लेकिन फिर साहूकार उन लोगों को प्लेट में थोड़ी सी चाउमीन रख देता है। अरे ये क्या, पैसे 5 गुना ज्यादा और चाउमीन बस इतनी सी। अरे साहूकार साहब, भगवान से तो डरो। बस फिर क्या था, साहूकार की मन मर्जी चलने लग जाती है और गांव वाले करते भी क्या। एक रोज मुझे तो लगता है कि सुरेश को साहूकार ने मार डाला होगा, क्योंकि उसका काम इतना अच्छा चल रहा था, फिर वो क्यों जाता, और वो भी साहूकार के हवाले दुकान करके। ना बाबा ना। अगले रोज भाग्यवान, देखो तो जरा, इस सुरेश भी ना कितना पागल था। जिस काम से वो ज्यादा पैसे बना सकता था, उससे इतने कम पैसे छाप रहा था। 50 रुपए प्लेट में भी गांव वाले खूब खा रहे हैं चाउमीन। हाँ जी, और जितने में वो लोगों को 10 प्लेट खिलाता था भर भर कर हम लोग उतने में 20 प्लेट बना रहे हैं। क्यों जी? वहीं सुरेश रोज भगवान से मांगता कि बस एक बार वो किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाए, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब होती। फिर एक दिन, अरे भाग्यवान, ऐसा कुछ करो कि चाउमीन बनाने का खर्चा आधा हो जाए, जिससे हम लोगों को और मुनाफा हो। ना जी, मुझे तो कोई तरकीब ना सूझ रही। अरे सुनो, एक काम करते हैं, चाउमीन बनाने में जो सब्जी लगती है वो मंडी में लेने तुम देर रात चली जाना। तब तक वो सारी सड़ी गली सब्जी जो दुकानदार वहीं फेंक जाते हैं, वो उठा कर ले आना फ्री में। अरे वाह जी वाह, आप तो बहुत समझदार हैं जी। बीवी वैसा ही करती है, लेकिन अब लोग चाउमीन खाते तो मुंह बनाकर। फिर एक बार, अरे राम राम राम, ये पेट में दर्द काहे हो रहा है? आई, 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 आई। हाय रे हाय, मेरा भी पेट दर्द के मारे फटा जा रहा है। सभी को शक हो जाता है कि उन लोगों को चाउमीन खाने से ही ये बीमारी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ जो आदमी सुरेश की निगरानी कर रहा था, वो सो रहा होता है और मौका देखकर सुरेश वहां से भाग जाता है। सुरेश गांव वालों के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देता है। बस अब क्या था, साहूकार के घर पुलिस पहुंच जाती है। चलो, तुमने गांव के लोगों को खराब सब्जी वाली चाउमीन खिलाकर बीमार किया और सुरेश को बंधक बनाया। तुम्हें इसीलिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं। साहूकार को पुलिस ले जाती है और फिर अगले दिन से सुरेश का ठेला गांव के बाजार में लग जाता है, जहां अब पहले से ज्यादा भीड़ होती है। सास बहू का झगड़ा। अनामिका की सास पुष्पा अपनी बहू को कुछ खास पसंद नहीं करती थी और इसीलिए दोनों सास बहू में आए दिन झगड़ा होता रहता था। सास बहू के झगड़े के चक्कर में अनामिका के पति मोहित की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। बेचारा बार बार माँ और बीवी के झगड़े को सुलझाता ही रहता था, लेकिन दोनों समझने का नाम नहीं लेती थी। वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन अनामिका और पुष्पा के अंदर जोरदार झगड़ा हुआ और बात कुछ इस तरह थी। बहू, मैंने तुम्हें कल अपनी एक साड़ी धोने के लिए दी थी। हाँ मम्मी जी, वो साड़ी धोकर मैंने आपकी अलमारी में रख दी है। उसी की बात कर रही हूँ मैं। जरा देख तो, इस साड़ी को देखकर किसी भी तरह से लगता है ये धुली हुई है। अरे मम्मी जी, मैंने आपकी साड़ी वॉशिंग मशीन में अच्छे से धोकर सुखाकर आपकी अलमारी में तह बनाकर रखी थी। आपके तो नखरे खत्म ही नहीं होते। अरे कैसी बात कर रही है मुझसे? मेरे नखरे? अरे मोहित, जरा ये देख तो, ये साड़ी धुली हुई लग रही है क्या? अरे मम्मी, जब अनामिका कह रही है कि उसने साड़ी धोई थी तो मान लो ना। हर बात पर झगड़ा करना जरूरी है क्या? क्या है ना मोहित, तुम्हारी माँ को तो मेरे हर काम में नुस्ख निकालने की आदत पड़ गई है। जब तक 2-4 खरी खोटी सुना नहीं लेती ना, इनका दिन नहीं निकलता। अरे चुप कर, बहू होकर मुझे जवाब देती हो। एक तो गंदे कपड़े उठाकर अलमारी में रख दिए, ऊपर से कैंची की तरह कचर कचर बोली जा रही हो। अरे मम्मी जी, आपको समझ में नहीं आता क्या? मैंने साड़ी धो कर रखी थी। तो फिर इतनी गंदी क्यों लग रही है? अब मुझे क्या पता मम्मी जी, आप इस पर इस तरह तेल और घी की चिकनाई के दाग लगाकर लाएंगी तो ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। अरे तो हाथ से धोना चाहिए था ना। मैं आपकी बहू हूँ,
नौकरानी नहीं, जो एक कपड़ा रगड़ रगड़ कर हाथ से धो दूंगी। आपको पहननी है तो पहनिए, नहीं तो रख दीजिए। तुझे तो मैं अच्छी तरह बताऊंगी, मुझे जवाब देती है। एक दिन सुबह के वक्त। अरे अनामिका, मेरी वाइट शर्ट कहाँ है? आज ऑफिस में बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है और मुझे वो वाइट शर्ट पहन कर जाना है। मुझे पता है, आपने मुझे 2 दिन पहले ही बता दिया था, और आपकी शर्ट मैंने धोकर अच्छी तरह आयरन करके अलमारी में लगा दी है। जाइए वहां से ले लीजिए। अनामिका, ये तुमने क्या किया? ये देखो, शर्ट पर लिपस्टिक का दाग लगा हुआ है और ये तो एक जगह से जल भी गई है। नहीं नहीं मोहित, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो तुम्हारी शर्ट ठीक से इस्त्री करके अलमारी में लगाई थी। तो फिर ये जल कैसे गई अपने आप? अलमारी में लटके लटके थोड़ी ना जल जाएगी। पर मोहित, मुझे अच्छी तरह याद है। देखो, अपनी गलती को छुपाने की कोशिश मत करो, और अगर शर्ट जल भी गई थी तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, मैं नई शर्ट लेकर आ जाता। अब ऐन वक्त पर शर्ट कहाँ से लेकर आऊं? मेरा इतना इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन था, सब खराब हो जाएगा। अरे बेटा, क्यों परेशान होता है? ये देख, मैंने तेरे लिए पहले से ही एक नई वाइट शर्ट ला कर रखी है। लेकिन मम्मी, आप मेरे लिए वाइट शर्ट क्यों लेकर आई? अरे मुझे पता था तेरा प्रेजेंटेशन होने वाला है, और अपनी इस बहू पर तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। क्या पता मेरी साड़ी की तरह तेरी शर्ट भी गंदी करके रख देती, और देख वही हुआ ना। बेटा, सारी टेंशन छोड़ और ये नई शर्ट पहन कर जा। थैंक यू मम्मी, आज तो आपने बचा लिया मुझे। कुछ दिनों के बाद। अरे अनामिका, जानती हो, ऑफिस में मेरा जो दोस्त है ना अमर, आज उसका बर्थडे है और उसे तुम्हारे हाथ का चॉकलेट केक बहुत पसंद है। थोड़ा सा बनाकर टिफिन में रख दो ना प्लीज। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बहुत अच्छा केक बनाकर आपके दोस्त के लिए रख दूंगी। तुम्हारे हाथ का खाना खाकर तो वैसे ही मेरे ऑफिस के सारे लोग इतनी तारीफ करते हैं, क्या बताऊं। आप प्लीज एक अच्छा सा केक और बना दो, मेरी तो ऑफिस में शान बढ़ जाएगी। अनामिका केक बनाने के लिए रख देती है। पुष्पा चुपचाप जाकर उस पे ढेर सारा नमक डाल देती है। देख अमर, तेरी भाभी ने तेरे लिए चॉकलेट केक बनाकर भेजा है, तुझे बहुत पसंद है ना? यार, तू बहुत किस्मत वाला है, भाभी इतना अच्छा खाना बनाती है, और साथ में केक भी। वैसे भाभी को थैंक यू बोलना। थैंक यू बाद में, पहले तो ये केक खा कर देख, बहुत मेहनत से बनाया है अनामिका ने। अरे यार, इस केक में तो बहुत सारा नमक है, लगता है भाभी ने शक्कर की जगह खूब सारा नमक डाल दिया है। अरे मोहित, तू तो अपनी बीवी की कुकिंग की बहुत तारीफ करता फिरता है, जरा पूछना अपनी बीवी से, केक में नमक कब से डलने लग गया। क्या यार, तुझे भी मेरा ही जन्मदिन मिला था बिगाड़ने के लिए? केक नहीं लाना था तो मत लाता, कम से कम मुझे इस तरह नमक वाला केक तो नहीं खिलाता। अरे नहीं यार, अनामिका ऐसा नहीं कर सकती, जरूर कुछ गड़बड़ हुई होगी। घर जाने के बाद। अनामिका, अगर तुम्हारा केक बनाने का मन नहीं था तो ना बनाती, लेकिन मेरी बेइज्जती करवाने की क्या जरूरत थी? अरे आपकी बेइज्जती, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो सुबह आपको इतने अच्छे तरीके से केक बना कर दिया था। हाँ, लेकिन उसमें इतना सारा नमक डाल दिया था कि आज ऑफिस में मेरा अच्छा खासा मजाक बना है। मेरे सारे दोस्त हंस रहे थे मुझ पर। अरे बेटा, मैंने तो तुझे पहले ही समझाने की कोशिश की थी, एक नंबर की गैर जिम्मेदार है ये लड़की, कोई काम ठीक से नहीं करती। उस दिन भी गंदी साड़ी रख दी थी मेरी अलमारी में और झूठ बोल रही थी। कुछ दिनों के बाद। अनामिका देखो, मैंने अपना लैपटॉप चार्जिंग पर लगाया है, उसे अच्छी तरह चार्ज होने देना, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, प्लीज बीच में से हटाना मत। हाँ हाँ ठीक है, मैं नहीं हटाऊंगी। पुष्पा चुपचाप से जाकर चार्जिंग का बटन बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद। अरे ये लैपटॉप चार्ज क्यों नहीं हुआ, और ये बटन किसने ऑफ कर दिया? अनामिका, इधर आओ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे इतना? अनामिका, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरा लैपटॉप चार्जिंग पर लगा हुआ है, मेरी अर्जेंट मीटिंग है, तुमने इसका स्विच ऑफ क्यों कर दिया? अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं क्यों स्विच ऑफ करूंगी? कुछ दिनों से देख रहा हूँ अनामिका, तुम मेरा हर काम बिगाड़ देती हो। देखो, ये अच्छी आदत नहीं, कम से कम तुम्हें इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए था कि मेरी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। अब क्या करूंगा मैं? आई एम सॉरी मोहित, लेकिन सच में मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अगर जानबूझकर नहीं किया तो क्या सब कुछ अपने आप हो जाता है?
कभी मेरी शर्ट जल जाती है, कभी केक में नमक डल जाता है। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। फिर से वही बात। अरे कितनी बार तुम्हें समझा चुका हूँ, इस तरह मेरा काम बार बार मत बिगाड़ा करो। तुम जानती हो मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है। ऑफिस में तो पहले ही बेइज्जती करा चुकी हूँ, और अब ये मीटिंग, ये भी मेरे हाथ से निकल गई। अनामिका की समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद मोहित अपने ऑफिस से कुछ फाइल लेकर घर आता है। अनामिका, ये कुछ फाइलें हैं, इन्हें संभाल कर रख दो। और प्लीज इस बार ध्यान से, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। नहीं मोहित, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मैं सारी फाइल्स अलमारी में लॉक करके रखूंगी और चाबी अपने पास रखूंगी। अनामिका, जरा अलमारी की चाबी तो देना। क्यों मम्मी जी, आपको क्या काम है? उसमें मोहित की जरूरी फाइल रखी है और मैं नहीं चाहती कि इस बार कोई भी गड़बड़ हो। पता नहीं कुछ दिनों से हर काम खराब हो जाता है। अरे मुझे उसमें से पैसे निकालने हैं और उसके बाद ले लेना अपनी चाबी। मैं खा नहीं जाऊंगी तुम्हारे पति की फाइल। अनामिका को अपनी सास पर शक होता है। चाबी देने के बाद वो चुपचाप छुपकर अपनी सास की हरकत देखती है। ये फाइलें उठाकर डस्टबिन में डाल देती हूँ, फिर देखना कैसे मोहित इसकी खबर लेगा। इस बार तो छोड़ेगा नहीं इसे। वैसे भी पहले मैंने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से अच्छी खासी डांट पड़ी है, मजा आ जाएगा। अच्छा, तो ये बात है। सारा काम मम्मी जी बिगाड़ देती हैं, वो भी इसलिए क्योंकि मेरा उनसे झगड़ा हो गया है। सास के जाने के बाद अनामिका मोहित को बुलाकर लाती है। क्या हुआ अनामिका, क्या दिखाना है? ये देखिए, आपकी फाइल डस्टबिन में पड़ी हुई है। इसीलिए तो कहा था संभाल कर रखना, और तुमने उठाकर ये फाइल डस्टबिन में डाल दी। मैंने नहीं, तुम्हारी मम्मी ने डाली है, मुझसे बदला लेने के लिए, ताकि तुम मुझे डांटो। और अगर मैंने डाली होती तो मैं तुम्हें दिखाने के लिए बुलाकर तो नहीं लाती ना। सही कह रही हो, मैं अभी मम्मी से जाकर बात करता हूँ। थोड़ी देर बाद, मम्मी सच सच बताइए, मेरी फाइल अलमारी में से निकाल कर डस्टबिन में आपने डाली थी ना? अरे अपनी माँ पर इल्जाम लगाता है, शर्म नहीं आती तुझे? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ मम्मी, जो सच है वही पूछ रहा हूँ। आप जल्दी से बताइए आपने ऐसा क्यों किया? अरे तो क्या करती, तेरी बीवी मुझसे झगड़ा करती है, उल्टे सीधे जवाब देती है, मुझे उससे बदला लेना था। अरे मम्मी, लेकिन आप दोनों के झगड़े के चक्कर में मेरा कितना नुकसान हुआ है, ये कभी सोचा आपने? मम्मी जी, अगर आपका बदला पूरा हो गया हो तो आइंदा ऐसी कोई हरकत मत करना, क्योंकि अब आपकी सच्चाई हमारे सामने आ चुकी है। यह तो वक्त ही बताएगा मैं क्या करूंगी और क्या नहीं। मम्मी जी, कहा ना आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अरे मेरी जो मर्जी आएगी वो मैं करूंगी। मेरा सर घूम रहा है, सास बहू के झगड़े में मेरी जिंदगी का तो कचरा हो गया है, कचरा। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।